Hey guys, welcome back to the channel. So this is our 7th video of the GST revision series, and in the 6th one we have done till agriculturist, the definition of agriculturist, and today we'll be doing the list of services which is notified under RCM. So I have told you that there is total 28 list of goods and services under RCM. So we have already discussed 8 goods. List of 8 goods that is notified under RCM, and today we'll be doing list of 20 services and that is under RCM, and then we'll also do checkpoint number 2 basic. ओके तो देखो, अब देखना ये है कि ऐसा कौन कौन सा सर्विस है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है मतलब क्या है कि उस पे जो जीएसटी है वो कौन पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा। ठीक है, तो देखो नंबर 1 में है फॉरेन पार्टी। फॉरेन पार्टी मतलब फॉरेन से अगर कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है तो जो सर्विस का रिसीवर है वो कोई भी बिजनेस एंटिटी हो सकता है जो टैक्सेबल टेरिटरी में। ठीक है, यहाँ पे देखो सप्लायर कौन है, फॉरेन पार्टी। रिसीवर कौन है, एनी बिजनेस एंटिटी विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और क्या रिसीव कर रहा है वो, सर्विस। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इस केस में फॉरेन पार्टी जीएसटी पे नहीं करेगा, ये पे करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, इसका रीजन है, देखो जीएसटी तो इंडिया में है। ठीक है, अब ये फॉरेनर ये जीएसटी कैसे पे करेगा, तो सरकार बोलता है, दैट इज गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, अगर कोई सर्विस इंपोर्ट हो रहा है तो उस केस में जो इंडियन बिजनेस एंटिटी जो रिसीव कर रहा है वो सर्विस, वही जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये सर्विस है। ठीक है, सप्लायर है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा है, किसको कर रहा है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी या यूटीजीएसटी या एसजीएसटी, या फिर एनी फैक्ट्री, या फिर एनी सोसाइटी, या फिर एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट, या एनी पार्टनरशिप फर्म दैट इज एओपी। तो ये सब जो रेसिपिएंट है यही पे करेगा जीएसटी। किस केस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में। और कौन यहाँ पे सप्लायर कौन होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो एजेंसी होगा। ठीक है, अब नंबर 3 में क्या है, एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। ये सप्लायर है, किसको सप्लाई कर रहा है, एनी बिजनेस एंटिटी को। क्या सप्लाई कर रहा है, अपना एडवोकेट का लीगल सर्विस। ठीक है, लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगा, एडवोकेट या फर्म पे नहीं करेगा। फिर अगर वही एडवोकेट और फर्म आर्बिट्री ट्रिब्यूनल्स का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आर्बिट्री ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, हाउस होल्ड। ठीक है, घरेलू जो होता है लीगल। ठीक है, जो हाउस होल्ड केसेस होता है उसी का सप्लाई अगर करता है। ठीक है, तो उस केस में भी एनी बिजनेस एंटिटी जो जिसको भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा इस तरह का, वो पे करेगा जीएसटी। अब नंबर 5 में क्या है, एनी पर्सन। पर्सन में बहुत सारा चीज आता है। ठीक है, अगर एनी पर्सन क्या का सप्लाई कर रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस का। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का सप्लाई कर रहा है किसको, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को सप्लाई कर रहा है तो इस केस में कौन पे करेगा जीएसटी, जो रेसिपिएंट है, जो कि है बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसके बाद देखो डायरेक्टर है। अगर कोई डायरेक्टर सप्लाई करता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, क्या का सप्लाई करता है, सर्विस ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। ठीक है, डायरेक्टर नहीं होगा। ये सब सर्विस मेन याद रखो। ठीक है, सर्विस याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली रिसीवर और सप्लायर याद ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट क्या का सप्लाई करता है, इंश्योरेंस एजेंट का सर्विसेज का किसको करता है, इंश्योरेंस कंपनी को। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी पे करेगा, एजेंट पे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिकवरी एजेंट या फिर रिकवरी एजेंट ऑफिस। अब रिकवरी एजेंट कौन होता है, देखो बैंक जो बहुत लोग को लोन देता है और सपोज लोन पे नहीं कर पाता है बहुत लोग टाइम में, तो ये रिकवरी एजेंट क्या करता है, लोन रिकवर करता है। ठीक है, क्या का सर्विस देता है, ये बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिकवरी एजेंट का
सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको करता है? बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो इस केस में जीएसटी पे करेगा बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या पे जीएसटी पे करेगा? रिकवरी एजेंट को जो कमीशन मिलेगा लोन रिकवर करने के लिए, उस पे जीएसटी पे करेगा बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, फॉरेन पार्टी दैट इज पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ठीक है, तो देखो ऐसा पर्सन अगर इम्पोर्टर को ये सब का सप्लाई कर रहा है, ये सब का मतलब क्या है? ओशन फ्रेट दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया, ठीक है। अगर ओशन फ्रेट का सप्लाई कर रहा है कोई फॉरेन पार्टी जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, किसको सप्लाई कर रहा है? इम्पोर्टर। इम्पोर्टर कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में। तो इस केस में सरकार बोलता है कि इम्पोर्टर ही जीएसटी पे करेगा, ठीक है, क्योंकि फॉरेन पार्टी तो फॉरेन में, अब उसको कहाँ जाके पकड़ के बोलेंगे जीएसटी पे करना? वैसे भी वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि सर्विस इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में आरसीएम लगता है, तो उसमें जो इम्पोर्टर है दैट इज जो रेसिपिएंट है वही जीएसटी पे करता है, ठीक है। अब 10 नंबर में जाने से पहले सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? फॉरेन पार्टी अगर कोई इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करता है, ठीक है, पहला बस ये सब सर्विसेज रिवाइज करते हैं। पहला इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज ट्रांसपोर्ट गुड्स एजेंसी, फिर है एडवोकेट लीगल सर्विसेज, फिर आर्बिट्री सर्विसेज, फिर स्पॉन्सरशिप का सर्विसेज, फिर डायरेक्टर का सर्विसेज, फिर इंश्योरेंस एजेंट का सर्विसेज, फिर रिकवरी एजेंट का सर्विसेज, फिर ओशन फ्रेट का सर्विस, ठीक है। तो ये 9 हम लोग को याद हो गया। अब आते हैं नंबर 10 में। नंबर 10 क्या है? देखो यहाँ एक अमेंडमेंट है, ठीक है। अमेंडमेंट क्या है? पहले था ऑथर, म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट क्या का सप्लाई करता है? कॉपीराइट सर्विसेज रिलेटेड टू लिटरेरी म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क। किसको करता है? पब्लिशर, म्यूजिक कंपोजर या प्रोड्यूसर को। तो इस केस में क्या था पहले कि यही पे करता था जीएसटी। तो अब लग रहा होगा आप लोगों को कि चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि अभी भी यही लोग पे करता है जीएसटी, बट ये ऑथर और पब्लिशर को अलग कर दिया गया है, ठीक है। न्यू एंट्री ला दिया गया जिसमें बस ऑथर है और पब्लिशर है, ठीक है। और वो न्यू एंट्री क्यों लाया है? क्योंकि देखो अब गवर्नमेंट बोलता है कि ऑथर अगर कोई कॉपीराइट का सर्विस कर रहा है पब्लिशर को, तो उसमें आरसीएम भी लग सकता है और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी लग सकता है इफ़ ऑथर इज़ रजिस्टर्ड पर्सन एंड वांट्स टू पे जीएसटी, ठीक है। अगर ऑथर रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको जीएसटी देने का मन है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पब्लिशर ही दे, जो कि पब्लिशर रेसिपिएंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है, ऑथर और पब्लिशर का। तो क्योंकि ऑथर और पब्लिशर के बीच में हम लोग फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकते थे, ऑथर पे टैक्स पे कर सकता था, इसलिए इसको अलग से एंट्री में लाया गया, ठीक है। और बाकी तो सारा सेम है, बाकी सारा सेम है, बस यही एक अमेंडमेंट था कि ऑथर भी अब पे कर सकता है जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो, ठीक है। अब आते हैं नंबर 11 में, जो कि है देखो, अगर गवर्नमेंट सर्विस कर देता है बिजनेस एंटिटी को, क्या का सर्विस देता है? ऑल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट, सारा सर्विस देता है ये सब के अलावा। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विस के अलावा, फिर सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, एयरक्राफ्ट या वेसल का सर्विस के अलावा, फिर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस के अलावा गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अगर देता है बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी। गवर्नमेंट पे नहीं करेगा, ये बिजनेस एंटिटी पे करता है, ठीक है। अब आते नंबर 12 दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर सप्लाई कर रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, क्या का सप्लाई कर रहा है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर रेंट पे दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल फ्लैट, तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट पे नहीं करेगा, ठीक है। अब नंबर 13 में क्या है?
मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग कमेटी कौन होता है? जो इंडिया के बाहर की कमेटी होती है, जो आरबीआई को सजेस्ट करती है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सजेस्ट करता है आरबीआई को कि कहाँ कहाँ पैसा लगाओ जहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिले, तो वो होता है ओवरसीइंग कमेटी। अब ऐसा कोई ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सर्विस प्रोवाइड करे तो उस केस में आरबीआई टैक्स पे करेगा, ठीक है, ओवरसीइंग कमेटी टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये सब सर्विस है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। नाउ लेट्स कम टू नंबर 14। 14 में क्या है? अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी, तो वो क्या का सर्विस दे रहा है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का सर्विस दे रहा है, जिसको डीएसए बोलता है। अब डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है? देखो समझो, बहुत सारे लोग लोन बेचने का काम करता है, मतलब डायरेक्टली आपको अप्रोच करेगा कि इस कंपनी का या इस बैंक का लोन ले लो, इस बैंक से लोन ले लो, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? डायरेक्ट सेल कर रहा है लोन को, तो उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, दैट इज डीएसए। तो जो डीएसए का सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है? बैंकिंग कंपनी को, ठीक है, बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो या तो बैंकिंग कंपनी हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, इसको अगर कोई डीएसए सर्विस दे रहा है तो उस केस में जीएसटी पे करेगा बैंक, ठीक है, डीएसए पे नहीं करेगा, ठीक है। नाउ नंबर 15, बिजनेस फैसिलिटेटर। देखो डीएसए और बिजनेस फैसिलिटेटर में बस इतना फ़र्क है कि डीएसए बस लोन बेचता है और बिजनेस फैसिलिटेटर का बहुत सारा काम होता है, जैसे लोन देखना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब का भी सर्विस देना है। तो ये जो सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को, इस केस में भी बैंकिंग कंपनी ही जीएसटी पे करेगा, बिजनेस फैसिलिटेटर पे नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर और डीएसए में क्या फ़र्क है? डीएसए था बस लोन के लिए, बिजनेस फैसिलिटेटर था लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब के लिए, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है ना, जिसको वाइड नॉलेज रहता है टू कन्वे। तो अगर कोई ऐसा पर्सन सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस केस में ये रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा, ठीक है। अब नंबर 17, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये सप्लाई करता है सिक्योरिटी का सर्विस सप्लाई कर रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में ये पर्सन टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी सर्विस, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बॉडीगार्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज़ को अगर ये बॉडीगार्ड का सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में वो सेलिब्रिटीज़ लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, क्योंकि अगर तभी लायबल होगा जब वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ठीक है। अब नंबर 18 में यही है, ऑथर पब्लिशर को जो अलग कर दिए थे कॉपीराइट सर्विस के लिए, तो उस केस में पब्लिशर भी पे कर सकता है, ऑथर भी पे कर सकता है, अगर ऑथर रजिस्टर्ड पर्सन है और पे करना चाहता है जीएसटी तो, ठीक है। अब नंबर 19 क्या है? ये भी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 है, ये भी 1 अक्टूबर 2019 है, और ऑथर पब्लिशर वाला भी 1 अक्टूबर 2019 से था। तो नंबर 19 में क्या है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई कर रहा है सर्विस का, क्या का सर्विस का? सर्विस ऑफ हायरिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, ठीक है। तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या है? सर्विस। अगर कोई लेंडर किसी बोरोवर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज ऑफ लेंडिंग सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई लेंडर बोरोवर को इस चीज़ का सर्विस अप्लाई करता है तो उस केस में बोरोवर लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, लेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो लाइकवाइज वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। Okay, so we have done section 9 subsection 1, 9(2), 9(3), 9(4) में क्या है? 9(4) में कुछ नहीं, बस रियल स्टेट का सर्विस में जो रिवर्स चार्ज लगता है बस वही है। नाउ लेट्स कम टू 9(5). देखो 9(4) में क्या है?
reverse charge mechanism on service of real estate. Now let's come to section 9 subsection 5, that is special provisions of ECO. ECO क्या है? E-commerce operator, for example Amazon, Flipkart, Snapdeal etc. अब देखो, पहले बस इतना ही देखो यहाँ तक, ठीक है। सपोज एक सप्लायर है X और ये रेसिपिएंट है सपोज Y, ठीक है। ये X नहीं है, ये एक्चुअली क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो और बीच में क्या आता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट को सप्लायर का कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कैसे लेता है? सपोज ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इसका सर्विस लेता है या फिर गुड्स लेता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड होता है अंडर सेक्शन 24। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर स्पेसिफाइड सर्विस का सप्लाई कर रहा है देन ओनली लायबल टू पे GST, ठीक है। और वो स्पेसिफाइड सर्विस क्या है? अगर कैब का सर्विस कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओला, उबर, ठीक है। फिर अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड करने का सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल ओयो रूम्स हो गया, मेक माई ट्रिप्स हो गया, फिर या फिर हाउस कीपिंग का सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अर्बन क्लब। तो ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा है, ठीक है। तो अगर कैब का सर्विस दे रहा है या एकोमोडेशन प्रोवाइड करने का सर्विस दे रहा है या हाउस कीपिंग का सर्विस दे रहा है, तो उस केस में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर बस इसी केस में लायबल होगा GST पे करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड केस क्या है? अगर कोई सप्लायर है फिर रेसिपिएंट है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है बीच में, अगर अदर सर्विसेज देता है या फिर सारा गुड्स का सर्विस देता है या अदर सर्विस देता है एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड है उसके अलावा कोई भी सर्विस दे रहा है अगर, या फिर सारा गुड्स का, उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा बस TCS @1%। उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या काम होगा? बस TCS कलेक्ट करने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो Amazon, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, फूड पांडा, स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा, तो ये सब से अगर कोई ऑर्डर करता है तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर का बस इतना सा काम है कि वो TCS 1% काट के गवर्नमेंट को दे दे, ठीक है। फिर if ECO that is e-commerce operator is not having physical presence in India, अगर उसका इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो वो क्या करेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है then his representative or appointed person shall be liable to pay GST। इंडिया में उसका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होना चाहिए या फिर उसको एक अपॉइंट करना चाहिए ऐसा पर्सन को जो कि GST पे करने के लायबल हो उसके बिहाफ में, ठीक है। तो देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में स्पेसिफाइड सर्विस के अलावा अगर वो कोई भी अदर सर्विस या गुड्स का सर्विस कर रहा है तो उस केस में सप्लायर ही GST पे करेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर का बस इतना सा काम रहेगा कि वो TCS 1% कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा। TCS 1% होता है, TDS 2% होता है, तो ये TCS 1% कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा, बाकी सारा GST ये सप्लायर पे करेगा जो अगर रजिस्टर्ड है तो, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 हो गया। नाउ चेक पॉइंट नंबर 2। In previous videos we have already discussed first checkpoint, that is element, goods और service, या both में covered है या नहीं। उसके बाद second checkpoint क्या है कि वो जो एक्टिविटी है वो GST का सप्लाई में कवर होता है। तो let's come to second checkpoint। अब देखो checkpoint नंबर 2 में क्या है? टैक्सेबल इवेंट क्या हो जाएगा? सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, सप्लाई कहाँ कवर्ड है? सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। और इसके अलावा भी एक है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई जो कि है सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे सेक्शन 7 और सेक्शन 8। अब इसमें देखो रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है, सप्लाई रिलेटेड टू सप्लाई क्या है। सेक्शन 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 8 में हम लोग पढ़ेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। उसके अलावा हमारा 3 शेड्यूल है। शेड्यूल नंबर 1 में क्या है? ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री का सामान को भी सप्लाई बोला जा सकता है, वो है शेड्यूल नंबर 1 में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। शेड्यूल नंबर 2 में क्या है? एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसा कौन कौन सा एक्टिविटी या कौन कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होता है। Now, Schedule 3 में क्या पढ़ेंगे? Negative list of GST. There are total 8 entries related to negative list of GST that we'll study later. So this is it for this video. Since it's raining and it's not possible to upload the video, so I'll continue the rest in the next one.
So till then, study well, be disciplined, and thank you so much for watching.